हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 समुच्चय स्टार्ट करेंगे। समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव या सदस्य पर्यायवाची शब्द हैं। मतलब समुच्चय के अंदर जो वस्तुएं होती हैं उन्हें अवयव और सदस्य भी कहा जा सकता है। समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, जैसे ए बी सी, मतलब एक्स वाई जेड आदि। और ई इप्सिलन इसको कहते हैं इज बिलोंग्स टू। फॉर एग्जांपल इज वॉवेल को वी इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। तो ए बिलोंग करेगा वी से, क्योंकि ए जो है ये वी के अंदर है। मतलब वी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू है, तो ए इसमें है, इसलिए ए बिलोंग करेगा वी से। और बी इज़ नॉट बिलोंग टू वी, क्योंकि ये वी में नहीं है। बी जो है ये वी के अंतर्गत नहीं है, इसलिए बी नॉट बिलोंग टू वी। इसे आगे जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर किसी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां होती हैं, एक रोस्टर या सारणीबद्ध रूप और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। यहाँ पे एक नोट लिखा है, रोस्टर रूप में क्रम का महत्व नहीं होता है। रोस्टर रूप में अवयवों को दोबारा नहीं लिख सकते हैं। जैसे रोस्टर रूप का एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे स्कूल को रोस्टर रूप में लिखें, तो इसको रोस्टर रूप में लिखने के लिए अब इसको ए बराबर मंझला ब्रैकेट SCHOL, इसमें ओ को डबल बार नहीं लिखेंगे क्योंकि रोस्टर रूप में अवयवों को दोबारा नहीं लिखा जा सकता है। और रोस्टर रूप में क्रम का महत्व नहीं होता है। मतलब इस स्कूल को ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू SHCOL, मतलब कोई भी लेटर आगे पीछे हो सकता है। अब रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप में क्या डिफरेंस होता है, इसे उदाहरण से देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी AEIOU, तो इसको रोस्टर रूप में लिखने के लिए V इज इक्वल्स टू AEIOU कॉमा लगाकर मंझले ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हो गया हमारा रोस्टर रूप। और समुच्चय निर्माण रूप होता है V इज इक्वल्स टू X सच दैट, ये जो पॉइंट होते हैं जैसे X और ऐसे लिखा है, तो इन पॉइंटों को हम सच दैट नाम से पुकारते हैं। क्लियर? तो V इज इक्वल्स टू X सच दैट X अंग्रेजी का एक स्वर है। ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। आई होप कि आप रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप में डिफरेंस समझ गए होंगे। तो आगे हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, मतलब जिसे हम काउंट कर सकें। जैसे पहला क्वेश्चन है, जे अच्छा से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह, तो ये समुच्चय है या नहीं ये बताना है। तो आंसर में हम लिखेंगे ए बराबर जे अच्छा से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो जे से जनवरी, फिर जून और जुलाई। तो जे अच्छे से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह जनवरी, जून और जुलाई, तो इसे हम काउंट कर सकते हैं। मतलब 1 2 3 काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए ये समुच्चय है। और जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो समुच्चय नहीं होता है। तो अब हम इसमें औचित्य के लिए लिखेंगे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं क्लियर से।
सुपरिभाषित संग्रह है। अतः यह समुच्चय है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि समुच्चय क्या होता है। तो आगे हम क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट देखेंगे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। तो भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह ये समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि सबसे अधिक प्रतिभाशाली तो हम काउंट तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि किस में प्रतिभा अधिक है, आपके अकॉर्डिंग किसी और कोई और 10 होंगे, मेरे अकॉर्डिंग कोई और 10 होंगे, इसलिए हम काउंट नहीं कर सकते कि सबसे अधिक प्रतिभाशाली कौन है। तो इस जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं वो समुच्चय नहीं होता है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। तो सिंपली हम लिख देंगे समुच्चय नहीं है। औचित्य में हम लिख सकते हैं कि भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छे 11 बल्लेबाज कौन हैं वो भी नहीं पता, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग कोई और होगा, मेरे अकॉर्डिंग कोई और होंगे 11, इसलिए हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब उसे काउंट नहीं कर सकते हैं कि सबसे अच्छे कौन होंगे, इसलिए ये भी समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह ये तो समुच्चय होगा, क्योंकि आप क्लास में जाके सबको काउंट करके लिख सकते हैं कि मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं या फिर जितने भी हों, तो आप काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये समुच्चय है। सौ से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह ये समुच्चय होगा, क्योंकि 100 से कम प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर 99 तक हम काउंट कर सकते हैं। तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह यह सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय होगा। तो यह समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है। तो इसको भी हम काउंट कर सकते हैं कि लेखक प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखे हैं, इसलिए ये भी एक समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो जितने भी समपूर्णांक हैं हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, तो इसको हम समुच्चय है। ये भी हम सुपरिभाषित है, इसलिए यह भी समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इसको भी हम काउंट कर सकते हैं और इसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए ये भी एक समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय। तो ये आप बताएं समुच्चय है या नहीं। तो ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि इस सबसे अधिक खतरनाक जानवर हम नहीं बता सकते हैं कि कौन कौन से हैं, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ, जिसमें जैसे आप देख सकते हैं कि जिसमें सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक, ये सब मतलब जिसमें सबसे अधिक कहे या फिर सर्वश्रेष्ठ कहे वो समुच्चय नहीं ही होते हैं। आगे हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त
इज़ बिलोंग टू अथवा इज़ नॉट बिलोंग टू भरिए। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें हमें करना क्या है, फर्स्ट है 5 डॉट डॉट ए। तो इसमें इज़ बिलोंग टू या इज़ नॉट बिलोंग टू भरना है। तो 5 है जो है वो ए में है, तो ये बिलोंग करेगा ए में। मतलब से ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 ये दिया है। और क्वेश्चन है 5 डॉट डॉट ए। तो जो ये 5 है ये यहाँ पर है, तो इसलिए ये बिलोंग करेगा। समझ आया? तो यहाँ पे इज़ बिलोंग टू 5 इज़ बिलोंग टू ए। और 8 तो इसमें 8 डॉट डॉट ए है, तो 8 यहाँ पर तो है नहीं, 6 के आगे कोई नंबर ही नहीं है, 8 है ही नहीं, तो यहाँ पे इज़ नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। ऐसे ही 0 इज़ नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि 0 ए में है ही नहीं। और ऐसे ही 4, तो 4 इसमें है तो 4 बिलोंग टू ए। 2 भी इसमें है तो 2 बिलोंग टू ए। 10 इसमें नहीं है तो 10 इज़ नॉट बिलोंग टू ए। तो आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो 3rd क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में आपने अभी पहले हमने बताया था रोस्टर रूप, तो ब्रैकेट लगा के और अंदर एलिमेंट्स को कॉमा लगा के लिख देना है, बस ये हो गया रोस्टर रूप। तो यहाँ पे रोस्टर रूप में लिखने के लिए ए इज इक्वल्स टू मंझला ब्रैकेट हमेशा यूज़ करते हैं, तो मंझला ब्रैकेट। फिर इसमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 छोटा है एक्स से और 7 बड़ा है एक्स से। तो हम इसको लिखते हैं -3 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 7। तो जो -3 और 7 के बीच में आएगा उसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 ऐसे होता है। तो x जो होगा वो -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा यहाँ तक 2 और 7 से छोटा तो 6 तक। तो ये सारे जो अवयव हैं इन्हें हमें लिखना है। तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ये हमारा रोस्टर निर्माण रूप हो गया। सिंपल से क्वेश्चंस हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है b इज इक्वल्स टू एक्स सच क्वेश्चंस हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है b इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो b इज इक्वल्स टू मंझले ब्रैकेट में अब 6 से कम प्राकृत संख्याएं स्टार्ट होती हैं 1 से 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट तक। तो b इज इक्वल्स टू 6 से कम होगा 1 2 3 4 5, तो यही लिख देंगे 1 2 3 4 5। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 c इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो इसका आंसर होगा c इज इक्वल्स टू 2 अंकों की प्राकृत संख्या मतलब 99 2 अंकों की होती है 99 तक। तो इसमें हमको ऐसी संख्याएं लिखना है जिनको इकाई और दहाई को ऐड करने पर उनका योगफल 8 है। तो जैसे 1 2 3 नहीं 10 11 12 13 17 1 और 7 ये होगी, तो 1 + 7 करेंगे तो इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। ऐसे ही आपको जितनी भी संख्याएं हैं 99 से पहले और 11 के बाद वाली उन सबको लिख देना है। तो 17 को ऐड करने पर 8 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट में 17। फिर 26 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा, फिर 35 को ऐड करने पर 8 होगा, फिर 44, फिर 53 62
71 और 80। तो ये वो सारी संख्याएं हो गई जिनके इकाई और दहाई को ऐड करने पर 8 प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। d इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो d इज इक्वल्स टू ब्रैकेट, तो इसमें हमको ये बताना है कि वो अभाज्य संख्याएं लिखिए जो 60 को भाजक हो, मतलब 60 को काटती हों। तो जैसे 60 का हम फैक्टर करेंगे, 60 2 3 6, तो ये 2 3 5, तो अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी 2 3 5। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती हैं। तो 2 3 5 ये अभाज्य संख्याएं हैं। और ये दो मतलब 2 को हम डबल बार इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि हमने पहले आपको बताया था कि रोस्टर रूप में अवयवों को दोबारा नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको एक ही बार लिखेंगे। तो 2 3 5, तो डी में 2 3 5, ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है E इज इक्वल्स टू ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसे भी वैसे ही लिखेंगे E इज इक्वल्स टू T, R, I। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई भी लेटर 2 बार ना लिखा जाए। TRIGON। अब O को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, अब O को हम इसमें दोबारा नहीं लिखेंगे। अब फिर M, E और T को भी हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक बार लिख चुके हैं। फिर R भी नहीं लिखेंगे, Y। ये अपना आंसर हो गया। F इज इक्वल्स टू बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो B E T R, ये आंसर हो गया। फिर निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें है 3 6 9 12। तो इसको समुच्चय निर्माण में लिखने के लिए पे आंसर, तो A इज इक्वल्स टू कोई भी लेटर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ABCD XYZ। A इज इक्वल्स टू समुच्चय निर्माण में लिखने के लिए X सच दैट X, ये हमेशा लिखते हैं, X सच दैट X इज इक्वल्स टू। अब इसमें आप देखेंगे कि 3 6 9 12 ये लिखा है। तो इसमें 3 3 गुणे 2 3 गुणे 3 3 गुणे 4, मतलब इसमें गुणा हो रही है एक संख्या बढ़ा के 1 2 3 4 ऐसे करके। तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 3n, जहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 है। 3 क्योंकि 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिहाई 9 3 चक्कू 12, ऐसे ही ये लिखा है। तो x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n, जहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, पर ऐसे ज़्यादा सही रहेगा 1 इज़ लेस और इक्वल टू n इज़ लेस और इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, n जो है या तो 1 है या तो 1 से बड़ा है, मतलब इसका मतलब हुआ 1 इज़ लेस और इक्वल टू n इज़ लेस और इक्वल टू 4। इसका मतलब हुआ 1 2 3 और 4, इसका मतलब वही हुआ। और यहाँ पे हम चाहें तो कॉमा लगा के n बिलोंग कैपिटल N मतलब नेचुरल संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बाकी सारे भी ऐसे ही करने हैं। तो आंसर में 2 4 8
16, 32। तो इसमें गुणा तो नहीं हो रही है क्योंकि 2, 4, 8, 16, 32। तो 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3। तो ये ऐसे नहीं हो रहा है। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, पर 2 तिहाई 6, यहाँ पे 8 है। तो इसको लिखने के लिए 2, 4, 8, 16, 32 ये ऐसे है। तो इसमें 2 की पावर हो रही है, 2 की पावर n। तो मतलब अगर इसको 1 रखते हैं n को, तो 2, 1 इज इक्वल्स टू 2। फिर अगर n को 2 रखते हैं तो 2, 2 जा 4। फिर इसको अगर n को 3 रखते हैं तो 8। ऐसे ही n को 4 रखेंगे तो 16। ऐसे ही n को 5 रखेंगे तो 32। तो मतलब ये 2 की पावर n के रूप में है। तो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू x कॉलन x, या फिर इसको कॉलन भी बोलते हैं और सच दैट भी बोलते हैं, जो 2 डॉट लगाते हैं। x कॉलन x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, कॉमा 1 इज़ लेस और इक्वल टू n इज़ लेस और इक्वल टू। अब यहाँ पर हमने n 5 तक लिए हैं, तो यहाँ पर 5, कॉमा n बिलोंग कैपिटल N, ऐसे हम लिख देंगे। फिर आंसर a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5। इसमें भी है 5 की पावर n के रूप में लिखा गया है। 5 की पावर n इज ऐसे लिखेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 25, मतलब 2 जा नहीं सॉरी 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। फिर 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। फिर 5 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 625। तो ऐसे n 5 की पावर n के रूप में है। तो इस x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n, कॉमा 1 इज़ लेस और इक्वल टू n इज़ लेस और इक्वल टू। अब यहाँ पर हमने n को 4 तक लिया था, तो यहाँ पर 4, कॉमा n बिलोंग टू कैपिटल N, ऐसे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 2, 4, 6। आंसर a इज इक्वल्स टू 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2, 2, 4, 6 डॉट 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 ऐसे है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n, कॉमा 1 इज़ लेस और इक्वल टू n, कॉमा n इज़ लेस और इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब यहाँ पे डॉट डॉट है तो कोई लिमिट नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ऐसे लिखें। तो x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या है। नेक्स्ट है a इज इक्वल्स टू 149 डॉट 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 100। तो इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल्स टू, अब इसमें क्या हो रहा है, n स्क्वायर हो रहा है, जिसे n स्क्वायर ऐसा क्यों है, क्योंकि 1 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 1 और 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4, फिर 3 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 9, फिर ऐसे ही करते करते 10 की पावर 10 इज इक्वल्स टू 100। तो ये ऐसे ही हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर संख्या का स्क्वायर हो रहा है। तो कॉमा 1 इज़ लेस और इक्वल टू n इज़ लेस और इक्वल टू, अब ये 10 तक है कि 10 इंटू 100
टाइम 10 से मल्टीप्लाई करने पर 100 आ रहा है। तो 1 इज़ लेस और इक्वल टू n इज़ लेस और इक्वल टू 100, नहीं सॉरी 10, कॉमा n इज़ बिलोंग टू कैपिटल N। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों या सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध मतलब रोस्टर रूप। तो इसमें भी इन क्वेश्चनों की तरह ही होगा जैसे ये लिखे थे। रोस्टर रूप को ही सूचीबद्ध रूप कहते हैं। तो A इज इक्वल्स टू x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो इसको लिखने के लिए A इज इक्वल्स टू विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो इसमें हम डॉट डॉट लगा के ब्रैकेट बंद कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड है B इज इक्वल्स टू x सच दैट x एक पूर्णांक है, कॉमा -1/2 इज लेस देन x इज लेस देन 9/2। तो इसमें B इज इक्वल्स टू अब -1 से बड़ा पूर्णांक कभी मतलब भिन्न संख्याएं नहीं होती हैं। तो पूर्णांक के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 9/2 होगा। 9/2 इज इक्वल्स टू तो 4.5। तो इसका मतलब है 0.5 -1/2 होता है -0.5 इज लेस देन x इज लेस देन 4.5। तो -0.5 से बड़ी और 4.5 से छोटी संख्याओं को हमें लिखना है और वो भी जो पूर्णांक हों। तो B इज इक्वल्स टू अब -0.5 से बड़ा पूर्णांक 0 होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर C इज इक्वल्स टू x सच दैट x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर C है x सच दैट x एक पूर्णांक है, कॉमा x स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर या तो 4 के बराबर हो या तो उससे छोटा हो। तो हम लिख सकते हैं -2, -1, 0, 1, 2, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 होता है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 होता है। 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पे ये x स्क्वायर की वैल्यू ये सारी हो जाएंगी। तो ये सारे या तो 4 के बराबर हैं या तो 4 से छोटे हैं। तो यही संख्याएं हम लिख देंगे। तो C इज इक्वल्स टू -2, -1, 0, 1, 2। हमारा D नंबर क्वेश्चन है x सच दैट x, लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो इसमें D इज इक्वल्स टू LOYA। अब L को हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है E इज इक्वल्स टू x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो इसमें वो सारे महीने लिखने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो सबसे पहले फरवरी में 31 दिन नहीं होते। फिर मार्च में होते हैं, अप्रैल, मई में होते हैं, जून, जुलाई में भी होते हैं 31 दिन, अगस्त में भी 31 दिन होते हैं। फिर सितंबर, इसमें 30 ही दिन होते हैं। फिर नवंबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, एफ इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो एफ इज इक्वल्स टू, अब वो सारे व्यंजन लिखने हैं जो के से पहले आते हैं, तो वॉवेल को छोड़ देंगे और व्यंजन। तो ए तो के से पहले आता है लेकिन ये व्यंजन नहीं है, ये स्वर है, तो ए को छोड़ देंगे। फिर बी, सी, डी, ई। अब ई तो स्वर है और के से पहले आता है पर स्वर है, तो ई को भी छोड़ देंगे। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई को छोड़ देंगे क्योंकि वो स्वर है। फिर जे, फिर के नहीं लिखना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। तो करते हैं मिलान। तो ये है मैथमेटिक्स, एक्स सच दैट एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो ये समुच्चय निर्माण रूप है और इसी का रोस्टर रूप ये है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन हो जाएगा, इसको मैच कर देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर ये ए है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक ये भी हैं पर और ये भी हैं, पर इसमें अभाज्य कह रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या 2 और 3 है, 6 नहीं होती है अभाज्य संख्या, 1 भी नहीं होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए में हो जाएगा। फिर एक्स सच दैट एक्स 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, तो ये 10 से कम भी हैं और विषम भी हैं, तो 4th का बी में हो जाएगा। और फिर लास्ट 1 2 3 6 एक एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, तो ये प्राकृत संख्याएं भी हैं और 6 की भाजक भी हैं, इसलिए पहले का सी में हो जाएगा। तो ऐसे हमारी 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए।